देश में इन दिनों वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ विरोध की लहर चल रही है। खासकर मुस्लिम तंजीम इस बिल के खिलाफ हर मोर्चे पर मुखालफत कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज पश्चिम बंगाल के कई संगठनों ने मिलकर एक जॉइंट फोरम कमेटी की नींव डाली है। इस जॉइंट फोरम फॉर अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज में कई मुस्लिम संगठनों और अल्पसंख्यक एनजीओ ने मिलकर वक्फ की सभी संपत्तियों पर बुरी नजर डालने वालों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। इस अवसर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना अबू तालिब रहमानी, ऑल बंगाल माइनॉरिटी फेडरेशन के कमरू जमान, एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स के मंजर हुसैन, खिलाफत कमेटी के मलिक शाह, ऑल बंगाल मुतवल्ली एसोसिएशन के सैयद इरफान शेर, बंगाल वुमेन एसोसिएशन की नूर जहां शकील, पर्पल फाउंडेशन की उजमा आलम और ह्यूमन केयर ट्रस्ट के ओमार ओवैस समेत दर्जनों संगठनों के लोग शामिल थे। सभी ने कहा कि ये वक्त की जरूरत है कि हम वक्फ संपत्तियों को लूटने से बचाएं और इसके लिए आज हम एकजुट हुए हैं। साथ ही उन्होंने बाकी मुस्लिम तंजीमों से भी अपील की है कि वे उनसे जुड़ें और वक्फ संपत्तियों की रक्षा की इस मुहिम में उनका साथ दें। प्रोटेक्शन असल में हमारे मगरबी बंगाल, वेस्ट बंगाल में बहुत सारी तंजीमें हैं। ज़िली सतह पर है, शहर की सतह पर है और देहात की सतह पर भी है, और वो हजरात बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि उनके बेहतर काम और उनके तजर्बात से हम फ़ायदा उठाएं। उनके अंदर काफ़ी सलाहियतें हैं माशाल्लाह। मैं गांव देहात में देख रहा हूं कि नौजवानों में बड़ी सलाहियतें हैं और बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। तो उनकी पॉजिटिव एनर्जी से हम फ़ायदा उठाने के लिए ये जॉइंट फोरम बना रहे हैं ताकि सारे लोगों को एक मकाम मिल जाए। और वो सारी तंजीमें और सारे अफराद और सारे नौजवान हमारे लिए बड़े अहम हैं। इसीलिए कलकत्ते में एसआर फाउंडेशन ने ये कदम उठाया, हमारे साथियों ने, कि हम जॉइंट फोरम बना लें ताकि दूर दराज रिमोट एरिया में भी रहने वाले हम भाइयों से जुड़े रहें और उनके कीमती और ज़रीन मशवरों से हम फ़ायदा उठाएं और उसमें से फिर वो बातें आगे मरकज़ को भी जाएं और हमारी बड़ी तंजीमें भी उससे इस्तेफादा करें। ये है इसका असल मकसद। मैं देख रहा हूँ कि आसान में आदमी हो तो रुख एक ही तरफ होना चाहिए। फ़िलहाल उन ज़मीनों को बचाने की लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि इलाकाई और पॉलिटिकल इश्यूज़ पर और स्टेट वक्फ बोर्ड पर कोई नया बखेड़ा खड़ा हो जाए। घर की गलतियाँ सुधारी जा सकती हैं, लेकिन घर में गलतियाँ हो रही हैं, हमारे लोगों का कसूर है, इस वजह कर किसी बाहर के लोगों को हमला करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये चूँकि बर्निंग इशू है प्रोटेक्शन ऑफ वक्फ, मकसद तो ये है कि हर जगह पे जो तंजीमें हैं हमारी, और वो सारी हमारे लिए बड़ी हैं और बहुत अहम हैं, उन सब से हम एक बार जुड़ जाएं इंशाअल्लाह, तो आगे चलकर तमाम जायज़ इश्यूज़ पर काम करने आसान हो जाएंगे। भाई हम वो सब नहीं जानते, हम इतना जानते हैं कि 1000 स्कैम हो जाए तो क्या आपकी गलती को सही ठहराया जा सकता है? हुकूमत जो करना चाह रही है हम उस पर गुफ्तगू कर रहे हैं, आप दूसरों पर गुफ्तगू कर रहे हैं। भाई ये गवर्नमेंट का काम है ना, स्कैम को रोकना, चोरी को रोकना, ये गवर्नमेंट का काम है। अच्छा ये बताइए, स्टेट वक्फ कमेटी कौन बनाती है? स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। तो गवर्नमेंट की टास्क फोर्स की जिम्मेदारी है कि वो बेईमानी को, इंक्रोचमेंट को, नाजायज को, जुल्म को, अत्याचार को रोके। लेकिन अभी तो बहुत बड़ी अत्याचार हो रही है कि आप वक्फ की आइडेंटिटी को मिटाना चाहते हैं, वक्फ की प्रॉपर्टी को इनवैलिड करना चाहते हैं। तो हम इसमें अभी अपना रुख रखेंगे, इन बातों पे हम उलझना नहीं चाहते हैं कि आधा कट्ठा किसने लिया, एक कट्ठा किसने लिया, इसमें उलझना नहीं चाहते। अभी आज ही जॉइंट फोरम बनी है और कोशिश यही है कि स्लम एरिया हो, विलेज हो, रूरल हो, अर्बन हो, वहाँ जितने अच्छे काम करने वाले भाई बहन हैं उन सबको ज्वाइन करें, उन सबको चेन सिस्टम में लाएं ताकि हम उनसे सीख सकें और उनके बेहतरीन मशवरे, उनके इमोशन से हम फ़ायदा उठा सकें। देखिए हिंदुस्तान में आबादी अच्छी है माशाल्लाह, नए पुराने आते रहेंगे, हम आशावादी हैं, लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, काम चलता रहेगा। अच्छा आश्वासन दिया है मैं उनके कारगुजार और एक कारकुन की तरह से इंशाल्लाह जहां मेरी जरूरत पड़ेगी वहां मैं हाजिर हूँ खादिम की हैसियत से। बंगाल की सतह पर मेरी बहन बंगाल की सतह पर बनाया है कि बंगाल में जो ज़ेली अजला हैं, देहात हैं, वहाँ हमारे मुस्लिम नौजवान पढ़े लिखे लोग बहुत काम करना चाह रहे हैं।
تو ان کو شکایت ہوتی ہے کہ ہمیں جگہ نہیں ملتی, ہمیں اسکوپ نہیں ملتا, ہمیں کوئی سنتا نہیں ہے, اور یہ بات جائز ہے ان کی, حالانکہ ان کے اندر بہت انرجی ہے. تو ان سب کو جوڑ کر ہم نے چاہا کہ کلکتے میں جو ہمارے ساتھی ہیں وہ ان کے ساتھ جڑے رہیں اور ان سے مکمل فائدہ اٹھائیں. نہیں, وقت پروٹیکشن کے ہر پروگرام میں حصہ لے سکتا ہوں, ایز اے ممبر بھی, انڈیویجول بھی, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اور مسلم پسندہ بورڈ آپ سے نہیں کہتا ہے کہ آپ کیا کریں کیا نہ کریں. قوم و ملت کے فائدے کے لیے جتنے کام ہیں وہ ہوتے رہیں گے, کیے جاتے رہیں گے. بورڈ کا اپنا ایک اسٹرکچر ہے, اس کا ریسپیکٹ کرتے ہوئے میں انشاءاللہ ان تمام بھائیوں کے ساتھ ہوں اور خادم کی حیثیت سے ہوں. جہاں خدمت کی ضرورت ہے وہاں حاضر ہوں. دیکھیے, حضرت مولانا واصف علی ندیم الواجدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جو میرے بہت اچھے خیرخواہ مشفق دوست حضرت مولانا ڈاکٹر مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب مدد اللہ العالی, جو USA میں رہتے ہیں, ان کے والد بزرگوار ہیں. ان کا وصال ملت کا بہت بڑا خسارہ ہے. علمی دنیا کا ایک آفتاب ڈوب گیا ہے. آپ نے بہت کتابیں لکھی ہیں اور بڑے گہرے معتبر محقق تھے آپ. میری ایک ملاقات دیوبند کے سفر میں آپ سے ہوئی تھی. میں خوش نصیب ہوں الحمدللہ کہ آپ نے بڑی شفقت فرمائی اور مجھے یہ دعائیں آپ کی ملی ہیں. ان کا وصال علمی دنیا کا بہت بڑا خسارہ ہے. مجھ جیسا طالب علم اس خسارے کا تو اندازہ بھی نہیں لگا سکتا ہے. ہمارے بڑوں نے یہ احساس کیا اور وہ سراپا غمگین ہے, رنج و ملال میں ہے. اللہ مسبب الاسباب ہے, ایک دن سب کو جانا ہے, موت آنی ہے. اللہ بہتر سے بہتر ہمیں, اللہ ان کو مقام عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ جنت الفردوس مقام عطا فرمائے. بھائی ڈاکٹر یاسر ندیم الواجدی صاحب اور سارے پسماندگان کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے, امت کو اللہ نعم البدل عطا فرمائے. یہ ہمارا مقصد ہے, اسی لیے آپ دیکھیں یہاں پہ سینکڑوں الگ الگ تنظیمیں ہیں, لیکن ہم نے ان تنظیموں کا نام نہیں رکھ کر کے ہم نے جوائنٹ فورم بنایا ہے. ہمارا مقصد ہے, جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ 5 انگلیاں الگ الگ ہیں, ایک انگلی کی اتنی ویلیو طاقت نہیں ہوتی. اگر یہ 5 انگلی اکٹھا ہو جائے تو مٹھی بنتی ہے, طاقت بنتی ہے. الحمدللہ ہم نے پچھلے, آپ اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو ہم لوگ ایک ہو کر کے ہم نے بہت سارا کام کیا الحمدللہ, چاہے آزادی سے پہلے ہو یا آزادی کے بعد ہو. ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ کسان, جوان اور مسلمان اگر ایک ہو کر کام کریں تو دیش کی تقدیر بدل سکتے ہیں انشاءاللہ. آج وقت ہے ہمیں, چاہے وہ کوئی بھی آرگنیشن ہو, 2 لوگوں کی ہو یا 100 لوگوں کی ہو, کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. ہمیں مل کر اکٹھا ایک صف میں نماز پڑھتے ہیں, ہمیں ایک صف میں ایک اکٹھا ہو کے کام کرنا پڑے گا. اسی لیے یہاں پہ بہت سارے دیگر آرگنیشن آئے ہیں, لیکن آپ دیکھو کسی کا نام لکھا نہیں, یہاں پہ لکھا ہے جوائنٹ فورم, مطلب سب کوئی مل کے. اور جوائنٹ فورم کا کوئی ایک باس نہیں ہے, ہم سب مل کر کے اکٹھے ہو کے کام کر رہے ہیں. یہ ہمارا مقصد ہے. اور آپ کے ذریعے میں چاہوں گا کلکتہ میں, بنگال میں, ملک کے کہیں بھی کسی حصے میں بھی 2 لوگوں کی بھی گروپ ہے نا, تو وہ ہم سے رابطہ قائم کریں اور ہم مل کر کے ایک صف میں اکٹھا ہوئے کام کریں گے. مل کر کام کرنا, وہ کہتے ہیں نا انڈیویجولی کام کرنا, انفرادی اور اجتماعی کام کرنا, دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے. ہم الگ سے بھی کام کرتے ہیں, ہم وہی 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ لگائیں گے, لیکن اگر ہم مل کے کام کریں گے تو وہی 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ کا آؤٹ پٹ جو ہے نا وہ 40 گھنٹہ 50 گھنٹے کا بن جاتا ہے. تو ہمیں مل کے کام کرنا ہے. آج وقت نہیں رہا کہ ہم الگ الگ کریں. اگر ہم ایک اینٹ کا ایگزامپل اگر لیتے ہیں, اگر ایک اینٹ کی ویلیو نہیں ہے, لیکن وہ اینٹ اگر ایک ساتھ مل جائے تو وہ دیوار بن جاتی ہے. یہ ہمارا مقصد ہے. آواز کیوں آپ لوگوں نے نہیں اٹھایا؟ نہیں, ہم لوگوں نے اٹھانے کی کوشش کی آواز. ہم لوگوں نے بہت بار وقت بورڈ میں ہم لوگ گئے. زمینوں کو بھایا بلڈر کے ہاتھوں بیچے جا رہے ہیں, یہ آپ بخوبی جانتے ہیں. دیکھیے, ابھی لوگوں میں جب اویئرنیس آئے گی نا انشاءاللہ تو اس کرپشن کے اوپر بھی بات اٹھے گی. اور ایسا نہیں کہ بات اٹھی نہیں ہے, بات کو پہلے بھی لایا گیا, لیکن ہماری بات بولے اکیلے لڑنے میں وہ مزہ نہیں ہے, وہ آپ جیت نہیں سکتے. اور جو کرپشن ہے, اب وقت بورڈ کس کے اختیار میں تھا؟ گورنمنٹ کے اختیار میں تھا. اس پہ گورنمنٹ کا کنٹرول ہونا چاہیے. یہ تو ہمارا ذاتی تھا نہیں. ہم لوگوں کی بات تب آئے گی جب ہم لوگوں تک بات پہنچے گی. اور جو بات ہم لوگوں تک پہنچی, ایسا نہیں کہ ہم لوگ وہاں گئے نہیں. اس سے پہلے جو چیئرمین صاحب تھے, اس سے پہلے جو CEO صاحب تھے, ہم لوگوں نے ان سے ملنے کی کوشش کی, لیکن بات آئی گئی ختم ہو گئی. اور اکیلے گئے تو اس سے کوئی مقصد بھی نہیں بنا. لیکن جب اتنا بڑا مسئلہ ہمارے سامنے آیا اور جب لوگ اکٹھا ہوں گے, جب لڑیں گے, اور انشاءاللہ اس لڑائی کے بعد اگلی لڑائی اس کرپشن کے اوپر بھی ہوگی انشاءاللہ. আজকে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে যে মোদি সরকার যে ওয়াকফ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল নামে যে কালা কানুন নিয়ে আসতে চাইছে তাকে প্রতিহত করা
এবং এই কালা কানুন থেকে ওয়াকফ সম্পত্তি অর্থাৎ মসজিদ, মাদ্রাসা, ঈদগাহ, কবরস্থানের সম্পত্তিকে বাঁচানো। পশ্চিমবাংলায় যত মাইনরিটি অর্গানাইজেশন আছে, মুসলিম অর্গানাইজেশন আছে, তারা ঐক্যবদ্ধভাবে এই জয়েন্ট ফোরামের মধ্যে আসবে এবং আমরা আশা করছি যে পশ্চিমবাংলার সমস্ত মাইনরিটি অর্গানাইজেশনকে আমরা জুড়ে নিয়ে কলকাতায় ঐতিহাসিক সভা করতে পারবো এবং দেশ জুড়ে যে আন্দোলন হবে সেই আন্দোলনের সঙ্গে পশ্চিমবাংলার মানুষও তালে তাল রেখে জোরদার আন্দোলন মোदी हुकूमतेर বিরুদ্ধে করতে পারবে। चीज़ें अपनी जगह दुरुस्त हैं, लेकिन हम अभी जो आपको एक जुमला कह के कि भारत का संविधान बचा हुआ है, हम भारत के संविधान के बुनियाद पर जो भी भारत का संविधान हमें अधिकार देता है और बहुत अधिकार देता है, सिर्फ हमें नहीं हर एक लोगों को भारत का संविधान अधिकार देता है। इस देश में बसने वाले तमाम नागरिक को, चाहे वो एक छोटा बच्चा हो, महिला हो, बूढ़ा हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और तमाम धर्मों का रक्षा करने वाला भारत का संविधान है। तो जो संविधान हमें अधिकार देगा और दिया हुआ है, उस राइट का इस्तेमाल करने का हमें पूरा हक है और उस कानून का इस्तेमाल करते हुए हम जो भी करना पड़ेगा हम करने को तैयार हैं। आवाज़ दबाने वाले कौन हैं? आवाज़ दबा संविधान नहीं रहा है। संविधान तो हमारा सही है, संविधान ने तो हमें अधिकार दे रखा है। कुछ ऐसे फैसिस्ट लोग हैं, जो फैसिस्ट हुकूमत है, ये हमारे आवाज़ को दबाने का कोशिश कर रही है। गोया कि हमारे आवाज़ को नहीं दबा रही है, ये संविधान का उल्लंघन कर रही है, संविधान को पैरे तले रौंद रही है, संविधान को कुचल रही है। तो इसका उसे खामियाजा आज न कल भुगतना पड़ेगा। यही कहना है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल के सिलसिले में हम खिलाफत वाले जो वक्फ का काम करेंगे अमेंडमेंट बिल के सिलसिले में, हम उनको साथ देंगे और उनका साथ लेंगे। तो इसीलिए जॉइंट फोरम के लोग जो है ये काम कर रहे हैं, तो हम खिलाफत वाले भी जो हैं उनको साथ दे रहे हैं ताकि आवाम तक बात ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। उसकी वजह यह है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल के अंदर हमारे कानून के अंदर मुदाखलत हो रही है। दूसरी बात है कि हमारी मजहबी मामलात में मुदाखलत हो जाएगी, तो हमारी मस्जिद, कब्रिस्तान, मदरसे जो हमारे वक्फ हैं उसके बारे में लोगों का ख्याल बहुत ज़्यादा है और अवामी राय खिलाफत की तरफ बहुत ज़्यादा है कि आखिर अवाम क्या चाहती है। तो अवाम का यही ख्याल है कि कम से कम कोई लोग मिलें जो हम लोगों को गाइड कर सकें कि हमें वक्फ अमेंडमेंट बिल के सिलसिले में करना क्या है। क्योंकि पार्लियामेंट ने अब जो बिल आने वाला है, आया था और जीपीसी में गया था, वापस फिर पार्लियामेंट में पास होने वाला है, ये ख़तरे की घड़ी लग रही है क्योंकि मशवरा किसी से नहीं किया गया। वक्फ अमेंडमेंट बिल के सिलसिले में बनाने से पहले मुस्लिम कायदीन से मिलना चाहिए था, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से मिलना चाहिए था, लेकिन सेंट्रल हुकूमत ने ऐसा कुछ कदम नहीं उठाया, जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उसके अंदर बेचैनी है। इसी बेचैनी को दूर करने के लिए हम लोग आपस में मिल के मशवरा कर रहे हैं और इंशाअल्लाह आगे काम लेके बढ़ेंगे।